हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतरंगी देवी के नाम में भले ही 7 रंग थे, लेकिन जिंदगी तो पूरी बेरंग सी थी, क्योंकि उसकी 5 बहुएं सर पर नाचने जो लगती थी। जी हाँ, सतरंगी देवी की 5 अतरंगी बहुएं राखी, मिश्री, काजल, अनीता और रज्जो हर वक्त अपनी सास का खून पीने को तैयार रहती। और इस बार झगड़ा होने वाला था घर में आए नए सोफे के लिए। गर्मियों की एक सुबह जब सतरंगी देवी के घर में नया सोफा आता है, 2 आदमी उसको घर में रखने के लिए दरवाजे पर खड़े होते ही हैं कि तभी 5 बहुएं उस पर बैठने के लिए लड़ते हुए कहती हैं, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो सबसे पहले इस नए सोफे पर मैं बैठूंगी। चलो हटो। ओहो, लाडो रानी आई बड़ी बड़ी बनने वाली, तुम्हारे दहेज में नहीं आया ये सोफा जो तुम पसर कर बैठोगी। इस पर तो मैं बैठूंगी। हटो साइड। क्यों, तुम दोनों ने क्या इस घर की हर चीज पर अपना हक जताने की कसम खाई हुई है? जहाँ घर में कोई नई चीज आई नहीं कि उस पर मुफ्तखोरों की तरह हक जमाना शुरू कर देती हैं। ये सोफा मेरे स्टाइल का है तो मैं ही इस पर बैठूंगी। ओहो, मतलब इस घर की छोटी बहुएं क्या नौकरानी बनने आई है? अरे हटो साइड, मैं और रज्जो बैठेंगे इस सोफे पर। एक बार में बात समझ नहीं आती। मैं बैठूंगी बोल दिया ना। जी नहीं, मैं ही बैठूंगी। मैं बैठूंगी। 5 कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगती है। ये देखकर सोफा रखने आए 2 आदमी डर के मारे सोफे को दरवाजे के बीचों बीच ही छोड़ वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ सतरंगी देवी आती है, जो अपनी 5 बहुओं को सोफे पर पंचायत करता देखकर कहती है, अरे निकम्मियों, करम चलियो, कभी तो बिना लड़े शांति से एक दिन निकाल लिया करो। इस घर में ना तुम्हारी लड़ाइयों को देखकर मेरा तो कभी कभी मन करता है या तो खुद मर जाऊं या फिर तुम्हें मार दूं। माँ जी, मेरी मानो तो दूसरा ऑप्शन ही ज्यादा सही है। वो क्या है ना, गुस्से को खुद पर ही उतारना चाहिए। सबसे पहले तो तेरी ही गर्दन दबाऊंगी। और पहले ये बताओ, जिसके लिए लड़ना शुरू किया है उसको कम से कम अंदर तो आने देती। बेचारे सोफे को दरवाजे के बीचों बीच ही लटका दिया। अरे माँ जी, मैं रखती हूँ इसको अंदर, फिर आप मुझे भी इस सोफे पर बैठने देना। खली के खानदान से है तू, है ना? अरे तेरी अकेली की बात नहीं है, चलो 5 मिलकर इसे अंदर रखो। 5 बहुएं मिलकर सोफे को हॉल में रख देती हैं और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। कुछ देर में जब सतरंगी देवी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी के मजे ले रही होती है, तभी उसकी बहू राखी वहाँ हाथों में चाय का कप लिए आती है और अपनी सास के आगे रखते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, पी लीजिए। अरे वाह बहू, आज तो बिना बोले मेरे लिए चाय ले आई, वरना तो रोज गले को फाड़ के 2 भागों में विभाजित कर देती थी मैं। फिर भी तेरे कानों के कबाड़ों में शब्दों की ध्वनि नहीं पहुंचती थी। क्या माँ जी, रात गई पात गई। वैसे मैंने आपके लिए चाय बनाई है तो लगे हाथ मैं अपने लिए भी 1 कप बना कर ले आई। तो क्या मैं आपके साथ इस सोफे पर बैठ के चाय पी लूं? हाँ हाँ बहू, बैठ जा। अरे तेरा ही सोफा है। सतरंगी के इतना बोलते ही राखी अपनी चाय का कप लिए अपनी सास के पास बैठ जाती है। लेकिन तभी सतरंगी की दूसरी बहू मिश्री हाथों में बहुत सारे पकोड़े लिए अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी आप खाली चाय पी रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए पकौड़े बना दूं। ये लीजिए पकौड़े खाइए। वाह रे मेरी किस्मत, आज तो ऐसे मेहरबान है मेरी बहुएं जैसे मैंने इनको एक सोने का हार दे दिया हो। ना ना माँ जी, सोने का हार देने की तो आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन जो आपने ये सोफा मंगवाया है ये बड़ा मस्त है। कसम से इस पर बैठकर सुकून मिल जाएगा। माँ जी मैं भी यहाँ बैठकर थोड़े पकोड़े खा लूं? अरे अरे बैठ जा बहू, तेरा ही तो सोफा है। मिश्री भी वहाँ आराम से पसर जाती है। ऐसे ही करके सतरंगी की 5 बहुएं किसी न किसी बहाने से सोफे पर आकर बैठ जाती है, जिससे सतरंगी देवी खुद उनके बीच दबने लगती है, जिस पर वो उनके बीच से उठकर कहती है, तुम 5 को एक ही समय पर बैठना है इस सोफे पर? अच्छा भला शांति से अकेले बैठी थी, लेकिन तुमको शांति हजम कहाँ होती है। अब तुम ही बैठो इस सोफे पर, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सतरंगी देवी इतना बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। लेकिन एक तरफ सतरंगी देवी चैन की नींद ले रही थी, लेकिन वहीं बाहर उसकी बहुओं में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा था। अरे अरे, मैं और मेरी छोटी रज्जो बैठेंगे इस सोफे पर, तो इसलिए निकलो यहाँ से। ये सोफा तुम चारों के मायके से नहीं आया,
इसमें मेरे पति के भी पैसे लगे हैं, इसलिए मैं तो इस पर पसर के बैठूंगी। मैं आज की नारी हूँ, तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी। मैंने भी आज ठान लिया है, इस सोफे पर मेरे पति की भी कमाई लगी है, तो मैं क्यों पीछे हटूं? अब तो सोफे पर मैं बैठूंगी, वरना कोई नहीं बैठेगा। इतना बोलकर सोफे के ऊपर रखे पिलो लेकर पांचों एक दूसरे को मारने लगती है। साथ ही सोफे पर चढ़ चढ़ कर एक दूसरे को पिलो फेंक फेंक कर मारती है। लेकिन उन पांचों की लड़ाई जिस सोफे को लेकर छिड़ी थी, अब वो सोफा किसी एंगल से नया नहीं लग रहा था। पांचों बहुएं सोफे पर इतनी कूदी कि सोफे के स्प्रिंग्स बाहर आ गए। उसका सारा कपड़ा फट गया, उसके अंदर भरी फोम इधर उधर फैल गई और उसी वक्त सतरंगी देवी अपने कमरे से बाहर आई और ये नजारा देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे नालायको, नास पीटियो, कर दिया बेड़ा गर्क। अरे निकम्मियों, आज ही आया था ये सोफा, सुख से इसको एक दिन भी नहीं टिकने दिया तुम पांचों ने। अरे आपने ही मंगवाए सोफे को कितनी बेरहमी से बर्बाद किया है तुमने। माँ जी, लेकिन ये सोफा हमने नहीं, आपने मंगवाया था। हाँ माँ जी, क्योंकि हम 5 मिलकर कोई चीज कहाँ मंगवा सकती हैं। हमें लगा पुराना सोफा खराब होने की वजह से आपने मंगवाया था। अरे अगर मैं मंगवाती तो अपने कमरे में रखवाती, क्योंकि मुझे तुम पांचों की हरकतों का पता है ना, कि तुम पांचों जब लड़ने पर आती हो तो घर की चीजें ही बर्बाद करती हो। तो माँ जी, ये सोफा आपने नहीं मंगवाया, हमने नहीं मंगवाया, तो मंगवाया किसने है? सासों बहुएं इसी कश्मकश में उलझी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वहाँ खड़ा एक आदमी सतरंगी देवी से कहता है, मैडम माफ करना, हम लोग कुछ घंटे पहले ही एक सोफा यहाँ दे गए थे। वो दरअसल किसी और का था, खास ऑर्डर देकर उन्होंने वो सोफा बनवाया था और एड्रेस की गलती के कारण हम यहाँ दे गए, तो कृपया करके हमें वो सोफा वापस कर दीजिए। उस आदमी की ये बात सुनकर सतरंगी देवी के साथ साथ उसकी पांचों बहुओं के होश उड़ जाते हैं और वो घबराते हुए कहती है, भैया, कितने का था वो सोफा? जी वैसे वो सोफा 50,000 का था, लेकिन उसमें लगा फोम खास दुबई से आया था, जिसकी चलते उसकी कीमत 50,000 और बढ़ गई थी और वो सोफा कुल 1 लाख का था। क्या 1 लाख? ये सुनकर सतरंगी देवी तो सदमे में चली जाती है और उसकी पांचों बहुएं सोफे के आगे से हट के उस आदमी को सोफे की हालत दिखाती है। अब अगले दिन सतरंगी देवी अपने सर पर कपड़ा बांधे अपनी पांचों बहुओं को जमीन पर चटाई बिछाए एक साथ बिठाती है और उनसे कहती है, कल तुम पांचों के सोफों की वजह से मुझे 1 लाख का चूना लगा है। जानती हो वो आदमी जिसका सोफा था, उसने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई है। इसलिए अब तुम पांचों ध्यान से सुनो, इस घर में दोबारा कभी भूल के सोफा नहीं आएगा। साथ ही अब से तुम पांचों के कमरे से बेड भी निकलवा दूंगी। तुम जमीन पर सोने लायक ही हो। नहीं माँ जी, प्लीज। बेचारी सतरंगी देवी, पांचों बहुओं के एक सोफे की लड़ाई ने उसको 1 लाख का हार्ट अटैक दे दिया, जिसके चलते उसने पैसों का नुकसान भुगता और उसकी बहुओं ने अपने कमरे से बेड हट जाने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 5 बहुओं का एक सोफा वाली कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। हेलो, कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आ रहा हूँ यार। लोगों की तो गर्लफ्रेंड वेट करवाती है, मगर यहाँ तो सीन उल्टा है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ही वेट करवा रहा है। आ रहा हूँ बाबा, फोन रखोगी तब तो बाइक स्पीड से लेकर आऊंगा। अरे नहीं, आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। चिंता भी करती हो और डांटती भी हो। तो क्या करूँ, तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी ही हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मयंक आता है। दोनों एक पार्क में जाते हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मयंक बोलता है, तो बताइए मोहतरमा, आखिर क्या बात है जो आपने अचानक मुझे ऐसे बुलाया? यार तुम्हें तो पता है कि बचपन में ही मेरे माँ पापा चल बसे थे और मेरी दीदी के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी खुशियों को बाद में रखा और मेरी खुशियों को ऊपर। हाँ पागल, जानता हूँ ये सब तो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरी बहन हमारे प्यार को और इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम पागल हो? मैं जानती थी तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। शाम को दीदी ने तुम्हें बुलाया है, अब उनसे क्या और कैसे बात करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। आज तो लग रहा है गया मैं। शाम को मयंक अच्छे से तैयार होकर कियारा के घर जाता है, जहाँ कियारा की दीदी सुष्मिता मयंक और कियारा के लिए शाम की चाय और नाश्ता बनाती है और उनके लिए लेकर आती है। तभी मयंक बोलता है, अरे दीदी, इन सब की क्या जरूरत थी?
किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। वैसे दीदी आप कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो एकदम मस्त हूँ दीदी। अरे आराम आराम से बोलो, वैसे करते क्या हो? दीदी मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है, अब सब है मेरे पास। हाँ हाँ, होगा तुम्हारे पास सब कुछ, लेकिन तुम्हारे बाप दादा की कमाई का, तुम्हारी कमाई का तो कुछ नहीं है ना। वैसे उम्र कितनी है तुम्हारी? 25 साल। 25 साल की उम्र हो गई तुम्हारी, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे तुम ये कह सको कि ये मैंने अपनी मेहनत से लिया है? मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर जरूरत पड़ गई तो? अगर तुम मेरी बहन से सच में प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो 2 महीने के अंदर 2 लाख रुपए अपनी मेहनत पर कमा के दिखाओ। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? तो चुपचाप बैठी रह। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे सब पता है। मयंक, तुम अब जा सकते हो। कुछ देर बाद मयंक वहाँ से चला जाता है और तभी कियारा गुस्से से अपनी बहन को बोलती है, दीदी ये सब क्या है? आप मयंक के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही थी? अगर तुझे मेरा उससे ऐसे पेश आना अच्छा नहीं लगा तो मिलवाने का मतलब ही क्या था? जो तुझे सही लगे वो कर ले फिर। आप गलत समझ रही हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटा, प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे ये देखना है कि वो प्यार निभाने के लिए क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मयंक यहाँ वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया करता था, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिलती थी। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर अपने दोस्त सूरज को फोन करता है और उससे बोलता है, यार सूरज, कोई जॉब है तो बता यार। अबे साले, तू तो सेठ का बेटा है, तुझे क्या जरूरत पड़ेगी जॉब की? यार क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ बता। यार 2 महीने में 2 लाख रुपए कमा कर दिखाऊंगा, तब जाके उसकी बहन शादी के लिए मानेगी। अबे यार, हर लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों दोस्त कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मयंक कुछ समय के लिए एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है, जगह जगह सामान पहुंचाता है। ऐसे ही एक दिन वो डिलीवरी का सामान देकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बैनर लगा दिखता है जिस पर लिखा होता है, आजमाओ अपना मुकद्दर, बन जाओ मौत के सिकंदर और ले जाओ 2 लाख का खूबसूरत इनाम। ये देखकर मयंक वहाँ जाता है और वहाँ जाके एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, यहाँ हर साल बाइक स्टंट होता है जहाँ लोग मौत की बाजी लगाते हैं और जीत कर 2 लाख रुपए ले जाते हैं। मुझे भी करना है। तो तुम एक काम करो, जाकर उस काउंटर पर अपना नाम लिखवा दो। ठीक है, वैसे कब होगा ये स्टंट? यही कुछ 1 हफ्ते का टाइम है। मयंक काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखवा देता है और शाम को घर आते समय वो कियारा को फोन करता है और उसे बोलता है, कियारा यार, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यार वो मैंने हर जगह जॉब की तलाश करी, मगर कहीं भी ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बना और अब मेरे पास एक ही रास्ता है जिसमें अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पालूंगा, और अगर हार गया तो शायद ही हम एक होंगे, क्योंकि मैं खुद ये मान लूंगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। ये सब मत बोलो और ये बताओ कि करने क्या वाले हो तुम? यार वो एक बाइक स्टंट होने वाला है और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। पागल हो क्या? इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें ऐसे पैसे कमाने नहीं दूंगी, समझे तुम? मगर मेरी बात तो सुनो। कियारा गुस्से से कॉल कट कर देती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बाद मयंक कियारा के मना करने के बावजूद भी उस कंपटीशन में जाता है और बाइक स्टंट करता है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक बाइक स्टंटमैन थे और जब मयंक की बारी आती है तो स्टंट करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसको पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। कुछ देर बाद में कियारा और उसकी बहन सुष्मिता भी वहां पहुंचते हैं। कियारा अपनी बहन से नाराज होते हुए बोलती है, कर ली ना आपने अपनी मन की, मिल गई ना आपके दिल को तसल्ली। हर चीज को पैसे से तोलती है ना आप। आज आपकी वजह से मेरा मयंक इस हाल में है। बेटा, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे और मयंक के प्यार की दुश्मन हूँ?
अरे नहीं पगली, मैं ये चाहती थी कि मैं तेरा हाथ किसी गलत लड़के के हाथ में ना दूं। मयंक को तू जानती है, मैं नहीं। तेरी बड़ी बहन होने के नाते उसे परखने का फर्ज बनता था मेरा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद में मयंक को होश आता है और सुष्मिता कियारा दोनों उससे मिलती हैं। तब मयंक बोलता है, दीदी मुझे माफ करना, मैं 2 लाख रुपए नहीं कमा पाया। मैं कियारा के लायक नहीं हूँ। आप इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देना। हो गया तुम्हारा। तुम्हें पता भी है वो 2 लाख रुपए कमाना सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो चुके हो। और हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कियारा को तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। दीदी आप सही कह रही हो। मैं कियारा को अपनी मेहनत के दम पर हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इस तरह से बात की। कोई नहीं बच्चों। सुष्मिता को ये अच्छे से पता चल जाता है कि मयंक से अच्छा लड़का उसे कियारा के लिए नहीं मिल सकता, जिसके कुछ समय बाद में मयंक की भी एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। कुछ महीने और बीतते हैं, जिसके बाद सुष्मिता मयंक और कियारा की शादी करवा देती है और वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुरुचि एक बहुत ही समझदार और टैलेंटेड लड़की थी, जिसने अपने हॉट फिगर और गुड लुक से कॉलेज के हर लड़के को अपना दीवाना बना रखा था। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में निशांत नाम का एक लड़का अपने दोस्त रवि के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ से सुरुचि जाती है। वो देखती है कि सारे लड़के उसी को देख रहे हैं सिवाय निशांत के, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बोलती है, आखिर तुम हो कौन जिसने सुरुचि जैसी हॉट लड़की को देखकर उसे इग्नोर कर दिया? आपने मुझसे कुछ कहा? वैसे मैं आपको देखना इतना भी जरूरी नहीं समझता। ओ, सुरुचि से पहली बार किसी ने ऐसे बात करी है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? जी नहीं। और लगता है कि कभी बनेगी भी नहीं, क्योंकि इतनी हॉट लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तुम तब भी अपनी किताबों में खोए हो। अरे गर्लफ्रेंड तो क्या, कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनेगी। वैसे आपको मेरी बड़ी चिंता है, तो आप ही मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती? निशांत का ये अंदाज सुरुचि को बहुत पसंद आता है और वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे से कॉलेज में बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। बातें करते करते कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन दोनों निशांत के घर से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। तभी निशांत की नजर सामने से आ रही एक मोटी लड़की पर पड़ती है, जो कि उसकी खुद की बहन शालू थी। उसे देखकर वो मन में बोलता है, ये दी यहाँ कहाँ से आ गई? अगर इन्होंने मुझे यहाँ सुरुचि के साथ देख लिया तो मुझे कूटना शुरू कर देंगी, इसीलिए निशांत बेटा खिसक ले यहाँ से। जिसके बाद वो सुरुचि को कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तभी शालू को उसी के मोहल्ले के कुछ लड़के उसके मोटापे की वजह से छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे शालू आंटी, इतना आलू ना खाया करो, नहीं तो एक दिन कद्दू बन जाओगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता इतना वजन लेकर चल कैसे लेती है। ये सब देखकर सुरुचि को गुस्सा आता है और वो उन लड़कों के पास जाकर उनसे बोलती है, अबे ओ, इसका मजाक बना रहा है? कभी अपने आप को देखा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में कपड़े लटके हुए हो। एक फूंक मारूंगी ना तो उड़ते हुए नजर आओगे हवा में। इसका तो पता नहीं, लेकिन आपके हाथ से पिटने के लिए ना तुम अपनी जान भी दे दे। और वैसे भी मोटी को मोटी ना कहें तो क्या कमसिन कली कहें। तू पहले ना लड़कियों से बात करने की तमीज सीख करा, फिर कुछ कहने लायक बनियो, समझा? निकल अब यहाँ से। सुरुचि की बातें सुनकर वो लफंगे वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिसके बाद शालू सुरुचि से बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। मेंशन नॉट यार। और तुम भी क्या पागल लड़की हो? इन सब को सहने की जगह इससे लड़ना सीखो ना। जिसके बाद शालू वहाँ से अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ संध्या और छोटे भाई निशांत के साथ रहती थी। शालू सुंदर होने के साथ ही बहुत मोटी थी।
जिसकी वजह से उसका रिश्ता अब तक नहीं हो पाया था। लड़के वाले उसके मोटे होने के कारण उसे नापसंद करके चले जाते थे। शालू इन सब बातों को सोच सोच कर अक्सर टेंशन में रहती थी और टेंशन में होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खाना खाया करती, जिसके कारण वो और भी मोटी होती जा रही थी। एक दिन निशांत अपनी माँ संध्या से बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर बेटा, बड़ी बहन के होते हुए मैं तेरी शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ, शालू दी के मोटापे के कारण उनकी शादी तो होने से रही, तो उनके चक्कर में मैं क्यों कुंवारा मरूं? निशांत की ये बात सुनकर संध्या को भी लगता है कि आखिर शालू के चलते वो निशांत की शादी के लिए कब तक रुकेगी। इसीलिए वो कुछ दिन बाद सुरुचि के घर वालों से मिलकर निशांत और सुरुचि की शादी करवा देती है। शादी में शालू को पता चलता है कि सुरुचि तो वही लड़की है जिसने उसकी हेल्प की थी। सुरुचि ससुराल में आने के बाद सारे घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन सब बैठकर नाश्ता करते हैं, तभी शालू को खाने में आलू पूरी खाता देखकर उसकी माँ बोलती है, शालू तू कब सुधरेगी? तुझे कितनी बार बोला है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया कर, लेकिन तू तो मानती ही नहीं। तुझे हमेशा मसालेदार और तेल वाली चीजें ही खानी होती है। माँ, मेरा ये सब हल्का फुल्का और घास फूस खाने से पेट नहीं भरता, आप तो जानती ही हो ना। अरे अब बस भी कर, अगर ऐसे ही खाती रहेगी ना तो किसी दिन फट जाना है तुझे। माँ जी सही कह रही हैं दीदी, आप अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना। सुरुचि की बातें सुनकर शालू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रोज की ऐसी बातों से और इतनी टेंशन में वो और ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगती है। अब वो मोटी के साथ साथ आलसी भी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शालू के रिश्ते के लिए एक टकला सा लड़का अपनी माँ के साथ आता है। शालू वहीं सोफे पर बैठी थी और सुरुचि चाय नाश्ता लेकर आती है, तो लड़के की माँ रीता सुरुचि को ही शालू समझकर बोलती है, बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और तभी संध्या शालू को रीता के पैर छूने को बोलती है। जैसे ही शालू उसके पैर छूने के लिए झुकती है, रीता एकदम से अपने पैर पीछे खींचती हुई बोलती है, बेटा, पहले मेरी होने वाली बहू को तो आशीर्वाद दे दूं, फिर तू भी मेरे पैर छू लियो। पर मैं ही तो आपकी होने वाली बहू हूँ। ना ना, तुझ जैसी मोटी भैंस को कौन अपनी बहू बनाएगा? मैंने तो इस पतली वाली को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। ये सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। उसे ऐसे रोता देखकर सुरुचि बोलती है, जी देखिए, मैं इस घर की बहू हूँ और आप लोग शालू को यहाँ देखने आए हैं, तो फिर उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। पहले पता होता कि लड़की इतनी ज्यादा मोटी है तो हम कभी रिश्ता लेकर ही नहीं आते। कहाँ इसकी कमसीन भाभी और कहाँ ये भैंस जैसी ननंद। अच्छा जी, आपको हमारी लड़की का मोटापा दिख रहा है, लेकिन अपने लड़के का टकलापन नहीं दिख रहा। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको हमारी दीदी पसंद नहीं है ना, तो हमें भी आपका ये टकला लड़का पसंद नहीं है। ये सुनकर लड़के वाले उल्टे पांव वहाँ से खिसक लेते हैं, जिसके बाद शालू बोलती है, भाभी बस करो महान बनना, और माँ आप भी मेरे लिए रिश्ते लाना बंद कर दीजिए। ऐसे बार बार सबके सामने मेरी इंसल्ट करके आप लोगों को मिल क्या जाता है? आपको पता भी है इन सब बातों से मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, पर उससे आप लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। शालू की ये बात सुनकर सुरुचि समझ जाती है कि उसकी टेंशन ही उसके मोटापे का कारण है, जिसके बाद वो पूरे परिवार के साथ मिलकर पूरी कोशिश करती है कि उसे किसी बात की टेंशन ना होने दे। जिसके कुछ समय बाद शालू ज्यादा टेंशन लेना और ओवर ईटिंग बंद करती है। ऐसे ही एक दिन सुरुचि शालू को बोलती है, दीदी वैसे एक बात कहूँ, आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो मेरे साथ थोड़ा योगा किया करो ना, इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा एकदम, और हाँ, आपकी सेहत पर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा इसका।
शालू सुरुचि की बात मानकर रोज सुबह उसके साथ योगा और मेडिटेशन किया करती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है और साथ ही साथ उसके वजन में भी अंतर आता है और ऐसे ही वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बिल्कुल हेल्थी हो जाती है। जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरी बेटी की काया ही पलट दी। माँ जी, मैंने तो बस दीदी को टेंशन से दूर रखा है, बाकी सब तो इनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। देखा कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से अपना मोटापा छूमंतर कर दिया। सुरुचि के इतना कहने पर शालू उसे प्यार से अपने गले लगा लेती है और ऐसे ही दोनों ननद भाभी पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।